हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज अपन क्लास सिक्स का अध्याय है वो 7 पढ़ेंगे। एनसीईआरटी कंप्लीट कर रहे हैं अपन हिस्ट्री की। तो चैप्टर नंबर 7 है अशोक, एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। तो इतिहास के महानतम राजाओं में से एक है अशोक। अशोक के निर्देश अभिलेख स्तंभों एवं पत्थरों पर उत्कीर्ण हैं, यानी कि गढ़े हुए हैं। ठीक है, उत्कीर्ण मतलब पत्थर पर ऐसे बारीक बारीक करके लिखना। ठीक है, छेनी वगैरह की सहायता से। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने 2300 वर्ष पूर्व की थी। आज से 2300 वर्ष पूर्व। अशोक मौर्य साम्राज्य से संबंध रखते थे। अशोक के जो पिता थे बिंदुसार नाम था, माँ इनकी शुभद्रांगी नाम था। ठीक है, अशोक का जो जीवन है दोस्तों 273 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व के बीच में रहा है। वैसे मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक वो चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। ठीक है, और ये अशोक ये महानतम राजा हुए हैं मौर्य साम्राज्य के। अब देखो, अगर बात करें वंश की तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में बिंदुसार आए। ठीक है, बिंदुसार के बाद में राजा अशोक आए। तो जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक ही वंश का कहा जाता है, एक ही वंश से संबंध ये रखते हैं। तो मौर्य वंश के 3 प्रमुख राजा हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और राजा अशोक। चाणक्य नाम के एक व्यक्ति हुए दोस्तों मौर्य काल के अंतर्गत। इन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना की है। बचपन का नाम इनका विष्णुगुप्त था, पिता का नाम चणक था, उपनाम इनका कौटिल्य था। और इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी गद्दी पर बिठाने के लिए। ठीक है, और एक अखंड भारत की ये कल्पना किया करते थे चाणक्य। मौर्य साम्राज्य में बहुत से नगर थे। इनमें मौर्य साम्राज्य की राजधानी जैसे कि पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैन जैसे नगर फेमस थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिमी और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग थी, है ना। आगे याद रखेंगे, नगरों में व्यापारी सरकारी अधिकारी व शिल्पकार रहा करते थे। शिल्पकार यानी कि कोई कुछ न कुछ बर्तन वगैरह बनाने वाला कारीगर वगैरह। उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले मार्ग में था। उज्जैन कहाँ पर स्थित था? उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले मार्ग में था। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसान व पशुपालक रहा करते थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज़्यादातर किसान ज़्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा था। लोग फल फूल का संग्रहण व जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे, भिन्न भिन्न प्रकार के भोजन भी करते थे, भिन्न भिन्न प्रकार की पोशाक पहनते थे। राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है? देखो, साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं। साम्राज्य की रक्षा के लिए बड़ी सेना की आवश्यकता होती है। तो राज्य छोटा होता है, साम्राज्य बहुत बड़ा होता है। अब देखो, ये आप समझो बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है दोस्तों मौर्य साम्राज्य का, है ना। और मौर्य साम्राज्य के प्रमुख नगर और अभिलेख जो मिले हैं उनके स्थल लिख दिए गए यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ आप देखो, आपको जो रेड डॉट में जो दिख रहा है वो है अभिलेखों के प्राप्ति के स्थल। जैसे कि ऊपर से स्टार्ट करते हैं, लंपक, कंधार, शाहबाजगढ़ी, मानसेहरा, टोपरा, कलसी, मेरठ, बहादुर, लुम्बिनी, लोरिया, अरराज, सारनाथ, कौशाम्बी, इलाहाबाद, सांची, रूपनाथ, पनगुरिया, गिरनार, धौली, जोगड़, सोपारा, सन्नाती, मस्की, ब्रह्मगिरी और येरागुड़ी। यहाँ से अभिलेख मिले हैं। यहाँ से क्या मिले? अभिलेख मिले हैं राजा अशोक के। अभिलेख क्या होते हैं? जब राजा अपनी प्रजा को कोई आदेश है वो सुनाया करता था, ठीक है, तो पत्थर पे लिखवा के किसी चौराहे पर उस पत्थर को गड़वा देता था, वो अभिलेख कहलाए जाते थे। समझ में आ गया? तो जो राजकीय आदेश होते थे, सरकारी आदेश, वो इन पत्थरों पे लिखे जाते थे। और अभिलेख है दोस्तों वो तांबे पर या फिर किसी धातु की सतह पर भी लिखा जा सकता है। ठीक है, और ये जो जो ब्लैक डॉट है दोस्तों ये महत्वपूर्ण नगर दिखाते हैं, जैसे कि तक्षशिला, उज्जैन और पाटलिपुत्र, ये मौर्य साम्राज्य के महत्वपूर्ण नगर हुआ करते थे। ठीक है, बहुत ही बढ़िया मैप है दोस्तों। यहाँ से आप है वो नोट डाउन कर सकते हैं कहाँ से अभिलेख मिले, कौन से महत्वपूर्ण नगर थे। मौर्य शासक आवागमन के लिए प्रमुख नदियों व मार्गों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते थे। साम्राज्य का प्रशासन देख लेते हैं। मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था।
इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। मौर्य साम्राज्य के प्रशासन का स्वरूप केंद्रीकृत था, यानी कि राजा के पास में अधिकतम शक्तियां हुआ करती थी और राजा महत्वपूर्ण निर्णय वो लेता था। चाणक्य के अनुसार राज्य के 7 अवयव यानी कि 7 एलिमेंट थे, है ना। इसको सप्तांग सिद्धांत भी कहते हैं, जैसे कि राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, बल और मित्र। ठीक है, तो इन चाणक्य का सप्तांग सिद्धांत है किसी भी राज्य के लिए कि एक राज्य को इन 7 चीजों पर ध्यान देना चाहिए: राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, बल, मित्र। राजा सर्वोच्च स्थान रखता था। केंद्रीय प्रशासन देख लेते हैं। राजा शासन का प्रधान होता था, असीमित शक्तियां प्राप्त होती थी। सेना का सर्वोच्च सेनापति था, नए कर लगा सकता था, वह पुराने कर को हटा सकता था, महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति कर सकता था। मंत्री परिषद देख लो, मंत्री राजा को परामर्श देते थे। प्रसिद्ध केंद्रीय मंत्री जैसे कि प्रधानमंत्री राजा को प्रशासन संबंधित सलाह देता था। पुरोहित का काम होता था, वो राज्य का पुजारी और धार्मिक कार्य संपन्न करवाता था। सेनापति सेना का मुखिया और राजा को युद्ध व संधि संबंधित परामर्श देता था। सन्निधाता कौन होता था? राज्य का प्रधान कोषाध्यक्ष। समाहर्ता कर निर्धारण यानी कि टैक्स लगाने का जो काम है वो समाहर्ता करता था। अमात्य यानी कि न्याय व प्रशासन का मंत्री होता था। ठीक है, याद कर लो ये सब। मंत्री, प्रधानमंत्री, पुरोहित, सेनापति, सन्निधाता, समाहर्ता, अमात्य कौन से मंत्री होते थे। प्रांतीय प्रबंध देख लेते हैं। तो मौर्य साम्राज्य विशालता के कारण 4 प्रांतों में विभक्त था। इसका शासन भी राजा के प्रमुख लोग ही चलाते थे, जैसे कि मगध प्रांत, उत्तर पश्चिमी प्रांत, पूर्वी प्रांत और दक्षिणी प्रांत। तो मगध प्रांत की राजधानी पाटलिपुत्र थी, ठीक है, जो कि चंद्रगुप्त के अंडर आया करता था। उत्तर पश्चिमी भाग की राजधानी तक्षशिला थी, पूर्वी प्रांत की उज्जैन थी, दक्षिणी प्रांत की सुवर्णगिरी थी। ठीक है, नोट लगा के एक पॉइंट लिखेंगे। अशोक ने कलिंग को जीतकर 5वां प्रांत बनाया था। कलिंग की राजधानी तोसली थी। तोसली कलिंग की राजधानी थी। कलिंग है ये आधुनिक उड़ीसा में एक स्थान का नाम है। प्रांत के मुखिया को कुमार कहा जाता था। राजकुमारों को प्रांतों में राज्यपाल के रूप में भेजा जाता था। और दोस्तों ये जो मुखिया होते थे किसी प्रांत के, ये राजकुमारी होते थे। जिला प्रबंध किस तरह से होता था देख लेते हैं। जिला प्रबंध, तो प्रांतों को जिला में बांटा गया और जिलों को उस समय जनपद कहा जाता था। जनपद का मुखिया प्रादेशिक कहलाता था, प्रादेशिक मंत्री। नगरों का प्रबंध, बड़े बड़े नगर जैसे कि पाटलिपुत्र, तक्षशिला, कौशाम्बी, उज्जैन के लिए विशेष व्यवस्था थी। नगर का मुखिया नगर अध्यक्ष कहलाता था। स्थानीय प्रबंध देख लेते हैं। जिलों को कई गांव में बांटा जाता था। एक जिला है वो 5 या 10 गांव मिलकर बना होता था। गांव के 2 मुख्य अधिकारी होते थे। एक तो गोप, वो गोप कौन सा अधिकारी? ये भूमि व कृषि से संबंधित रिकॉर्ड रखता था। स्थानिक जो एक अधिकारी था, इसका काम था भूमि का लगान कलेक्ट करना। गांव का मुखिया ग्रामिक कहलाता था। स्थानीय प्रबंध में आपको लिख देना है। वित्तीय प्रबंध में क्या लिख सकते हैं? साम्राज्य की आय का मुख्य स्रोत भूमि कर और भूमि की उपजाऊ शक्ति के अनुसार कुल उपज का 1/6 से लेकर 1/4 हिस्सा लिया जाता था। इसे भाग कहते थे। न्याय प्रबंध देख लेते हैं। न्याय देने के लिए राज्य भर में न्यायालय स्थापित किए गए। राजा का निर्णय अंतिम माना जाता था। छोटे अपराधों के लिए जुर्माना तथा बड़े अपराधों के लिए मृत्युदंड भी मौर्य काल में दिया जाता था। इंडिका जो कि मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई है, मौर्य साम्राज्य का दर्पण कहा जाता है ना। तो सैनिक प्रबंध देख लेते हैं। एक बहुत बड़ी विशाल सेना थी। चंद्रगुप्त के सैनिकों की कुल संख्या 6,90,000 थी। मौर्य सेना के मुख्य अंग थे पैदल, घुड़सवार सेना, हाथी और रथ। और सैनिकों को अच्छा वेतन मिलता था। अर्थशास्त्र में लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबलों के लिए और दक्षिणी भारत सोने व कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। यह संसाधन नजराने के रूप में एकत्र किए जाते थे। नजराना क्या होता है? एक अनियमित रूप से जब संभव हो तब इकट्ठा किया जाता है। विविध पदार्थों के रूप में स्वेच्छा से देने वाले लोगों से लिया जाता था नजराना। अब दोस्तों मेगास्थनीज एक यूनानी सम्राट सेल्यूकस का राजदूत था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी है। ये ग्रीक भाषा में लिखी गई है और ये मौर्य साम्राज्य का दर्पण है, इसे कहते हैं इस किताब को, क्योंकि उसके अंदर मौर्य साम्राज्य की राजनीतिक, प्रशासनिक सभी स्थितियां अच्छे से वर्णित हैं। वह मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र में लगभग 5 वर्ष रहा है। मेगास्थनीज, उसने मौर्य साम्राज्य की राजनीतिक, आर्थिक, सामरिक, नागरिक प्रबंध और राजनीति का वर्णन किया है मेगास्थनीज ने। आगे पढ़ लो। मौर्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था अशोक। तो एक बहुत ही अनोखा सम्राट था। जानते हैं कैसे? तो इनका जीवन काल 304 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व के बीच में। और पिता बिंदुसार, माता का नाम शुभद्रांगी था।
शासनकाल इनका 272 ईस्वी से 232 ईस्वी के बीच में रहा है। राज्याभिषेक इनका 269 ईस्वी पूर्व में रहा है। ठीक है, राज्याभिषेक मतलब जब ये राजा बने। तो ये सब डिटेल हमें अभिलेखों से प्राप्त होती है। अभिलेख मतलब पत्थर पर या किसी धातु की सतह पर लिख दिया कोई आदेश वगैरह, ठीक है, उससे सूचना मिलती है। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेख द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की गई। और ये अभिलेख है दोस्तों भीड़ भाड़ वाले इलाके में, जैसे कि गांव के चौराहे पर, बाजार में लगाए जाते थे। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में मिला है। अशोक का कलिंग युद्ध, अशोक के 13वें अभिलेख में कलिंग युद्ध की जानकारी मिलती है। ये हमें पूछ लिया जाता है कि कौन से अभिलेख में अशोक के कलिंग युद्ध की जानकारी मिलती है। 13वां अभिलेख, ठीक है। तो कलिंग एक तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। राजा अभिषेक के 8 साल बाद में ये युद्ध लड़ा गया राजा अशोक के द्वारा 261 ईसा पूर्व में। कलिंग दोस्तों उड़ीसा के अंदर स्थित एक इलाका है जहाँ पे 1 लाख व्यक्ति मारे गए और 1.5 लाख व्यक्ति बंदी बना लिए गए। तो इतना खून खराबा देख करके अशोक ने युद्ध वगैरह छोड़ दिया और धर्म की नीति अपना ली। तो इस युद्ध में अशोक की जीत हुई, लेकिन हिंसा तथा खून खराबा देखकर उनका दिल कांप उठा। उन्होंने सदा के लिए युद्ध नीति को त्याग कर दिया। ये थे दोस्तों सम्राट अशोक, ठीक है, जिन्होंने कलिंग युद्ध के बाद में धम्म की नीति यानी कि धर्म पर चलने की नीति है वो अपनाई थी। अशोक का धम्म क्या है? कलिंग युद्ध से प्रभावित होकर इन्होंने धम्म की नीति अपना ली। धम्म शब्द संस्कृत भाषा के धर्म का प्राकृत रूपांतरण है, यानी कि प्राकृत भाषा का ही एक शब्द है, ठीक है। धर्म जो है वो धम्म शब्द से मिलके बना हुआ है। धर्म को पाली भाषा में धम्म कहते हैं। अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता न थी। अशोक के धम्म में सिद्धांत थे कुछ, जैसे कि बड़ों का आदर करना, छोटों से प्रेम करना, दान देना, अहिंसा, सत्य बोलना, सच्चे रीति रिवाजों को अपनाना, धार्मिक सहनशीलता यानी कि दूसरे धर्म का जो व्यक्ति है उसके प्रति मान सम्मान रखना। उसने राजा अशोक ने शराब पीना व शिकार खेलना भी बंद कर दिया था, यानी कि जानवरों के प्रति उसका जो प्रेम है दोस्तों वो किसी जानवर की हिंसा नहीं करता था, ठीक है, जानवर के प्रति। और राज्य में भी जानवर को मारने पर प्रतिबंध लगा दिए, कड़े प्रतिबंध और जुर्माना लगा दिया। उसने युद्ध की नीति का त्याग कर दिया, पशु बलि पर रोक लगा दी। धम्म का यानी कि धर्म का प्रचार करने के लिए धम्म महामात्य अधिकारियों की नियुक्ति की। वे जगह जगह जाकर धर्म की शिक्षा देते थे। अशोक ने अपने धर्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस एक देश का नाम है दोस्तों, इसका नाम यूनान भी है, वह श्रीलंका में अपने दूत भेजे थे। इनके धर्म प्रचारक देख लो, महेंद्र व संघमित्र को भेजा इन्होंने श्रीलंका, महारक्षित को यूनान देश भेजा और सोन और उत्तरा को स्वर्ण भूमि भेजा था। ये इनके धर्म प्रचारक व्यक्ति थे। अशोक ने सड़कों को विश्राम गृह बनवाए, मनुष्य एवं जानवरों के लिए चिकित्सा सेवा व्यवस्था की। अशोक ने अपने आदेश अथवा शिलालेख व स्तंभों पर खुदवाए थे, ठीक है। तो अपने जो आदेश थे वो स्तंभों और शिलालेख पे खुदवाए थे। मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण देख लो अशोक का उत्तरदायित्व है। तो मौर्य साम्राज्य के पतन अशोक के कार्यकाल में ही शुरू हो गया था, कारण अशोक द्वारा युद्ध नीति का त्याग कर देना। इसलिए मौर्य सेना सक्रिय नहीं रही एवं देश के अंदर विद्रोह एवं बाहरी आक्रमण होने लगे। अशोक के दुर्बल उत्तराधिकारी, अशोक के उत्तराधिकारी अयोग्य व निकम्मे थे। उनके शासनकाल में चारों ओर अराजकता फैल गई। विशाल साम्राज्य था दोस्तों, जैसे कि हिमालय से लेकर मैसूर है ना तक फैला था। इधर हिंदू कुश पर्वत से बंगाल तक इनका साम्राज्य फैला था। मौर्य साम्राज्य बहुत विशाल था। इतने विशाल साम्राज्य को नियंत्रण में रखने के लिए योग्य शासक का होना जरूरी था, लेकिन अशोक के बाद एक भी शासक योग्य नहीं निकला, इसलिए मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। और भी कारण पढ़ लो, राष्ट्रीय चेतना का अभाव, यानी कि लोग जागरूक नहीं थे अपनी मातृभूमि के लिए। अमात्यों के अत्याचार यानी कि जो मंत्री थे वो अत्याचार करने लग गए। प्रांतीय प्रशासकों के अत्याचार, आर्थिक संकट और तत्कालिक कारण ये है कि पुष्यमित्र मौर्य शासक बृहदत्त का सेनापति था। वह स्वयं सम्राट बनना चाहता था, अतः 185 ईसा पूर्व में उसने बृहदत्त की हत्या कर दी। इस तरह शुंग वंश की स्थापना और मौर्य साम्राज्य का अंत हो गया। और मौर्य वंश का सबसे अंतिम शासक था बृहदत्त, 187 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लो, लगभग 2200 वर्ष पूरे मौर्य वंश का पतन हो गया। इसके बाद अन्य स्थानों पर, जगहों पर कई नई राज्यों का उदय हो गया। पश्चिम और उत्तर में करीब 100 वर्षों तक हिंद यवन राजाओं का शासन रहा है। इसके बाद उत्तर व पश्चिम भारत पर शक नामक लोगों यानी कि समुदाय का शासन रहा है। शकों के बाद में कुषाणों का शासन आया। देखो मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद में शक आए, शक के बाद में कुषाण है, ये सब विदेशी समुदाय के थे, ठीक है।
उत्तर तथा मध्य भारत में मौर्य सेनानायक पुष्यमित्र सिंह ने एक नए राज्य की स्थापना की। सातवाहन वंश 400 वर्षों तक चला। पश्चिमी एवं मध्य भारत में वाकाटक वंश स्थापित हुआ। दक्षिण भारत में 2200 से लेकर 1800 वर्ष पूर्व के बीच में चोलो, चेरों, चालुक्य, पांडे, पल्लवों ने भी शासन किया था। तो मौर्य साम्राज्य जो कि 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व के बीच में रहा है, इसके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे और अंतिम शासक बृहदत्त थे। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लेते हैं। जहां पर सम्राटों का सीधा शासन था वहां अधिकारी वसूलते थे, तो इस खालिस्तान में क्या आएगा, कर यानी कि टैक्स वसूलते थे। दूसरा है दोस्तों, राजकुमारों को अक्सर प्रांतों में इस खालिस्तान के रूप में भेजा जाता था। तो दूसरा है गवर्नर अथवा राज्यपाल बना करके भेजा जाता था। तीसरा है दोस्तों, मौर्य शासक आवागमन के लिए महत्वपूर्ण खालिस्तान और महत्वपूर्ण पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते थे। तो गए वाले में क्या है दोस्तों, गए वाले में है मार्गों कोमा नदियों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते थे। फिर चौथा है, प्रदेशों में रहने वाले लोग मौर्य अधिकारियों को ठीक है नजराना दिया करते थे। अब एक और सवाल है दोस्तों, सही और गलत बताना है। उज्जैन उत्तर पश्चिमी की तरफ आवागमन के लिए मार्ग था, नहीं, ये तो उत्तर भारत से लेकर कोई दक्षिण भारत के बीच में जाता था, तो बीच में पड़ता था उज्जैन। ये गलत हो गए यहाँ पे। दूसरा है, आधुनिक पाकिस्तान व अफगानिस्तान के इलाके मौर्य साम्राज्य के अंदर के, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। अधिकतम भारत तभी फैला हुआ था, ठीक है। आज तो पाकिस्तान नहीं है, अफगानिस्तान नहीं है, वियतनाम, फिलीपींस ये सब नहीं है, लेकिन अशोक के टाइम पे सब आया करते थे भारत में ही। चंद्रगुप्त के विचार अर्थशास्त्र में लिखे, नहीं। कलिंग बंगाल का प्राचीन नाम नहीं, ये उड़ीसा का एक जगह का नाम है। अशोक के अधिकतर अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है, तो बिल्कुल ब्राह्मी लिपि में है अशोक के अधिकतर अभिलेख। दोस्तों इस तरह से हमने कक्षा 6 का एक चैप्टर है राजा अशोक, ठीक है, चैप्टर नंबर 7, उसको सक्सेसफुली अपन ने कंप्लीट कर लिया। आई होप आपने समझा होगा दोस्तों। रिवाइज करना और कमेंट करना एक अच्छा सा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।